नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सेफ्टी टॉक्स विद गौरव में, जहां पर हम फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग से रिलेटेड फैक्चुअल और नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ आज के वीडियो में हम लोग जो है वो AMRI हॉस्पिटल फायर केस स्टडी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे डीप डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट AMRI हॉस्पिटल फायर। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले इस केस स्टडी और यूं कह सकते हैं कि आप इस डिज़ास्टर इवेंट के बारे में एक शॉर्ट ब्रीफिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, ये जो इंसिडेंट था या जो डिज़ास्टर था, ये AMRI हॉस्पिटल फायर के नाम से जाना जाता है और इसकी जो लोकेशन थी वो ढाकुरिया, कोलकाता, वेस्ट बंगाल थी। इसके अलावा दोस्तों, इस इवेंट या डिज़ास्टर का जो डेट और टाइम था वो 9 दिसंबर 2011 को 2:30 AM पर जो है ये इवेंट या डिज़ास्टर जो था वो हुआ था। तो चलिए दोस्तों, AMRI हॉस्पिटल केस स्टडी को डीप डिटेल में डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम कोलकाता की सेंसिटिविटी पर चर्चा करेंगे, जो कि एक घनी आबादी वाला शहर है। तो दोस्तों, शहरों में पॉपुलेशन की डेंसिटी हमेशा से अधिक रही है, जिससे नंबर ऑफ पर्सन्स पर हाउस होल्ड भी अधिक हो जाती है। दोस्तों, इसी के साथ कोलकाता भी ऐसा ही एक शहर है जहां प्रति परिवार 11 लोग रहते हैं। ये हाई डेंसिटी आग की घटनाओं के लिए शहर को और भी अनसेफ बनाता है। दोस्तों, कोलकाता में टॉल बिल्डिंग्स और लोकल मार्केट्स में आग लगने की घटनाएं रेयर नहीं हैं। वहीं दोस्तों, 2008 से 2011 के बीच शहर में कम से कम 10 बड़ी आग की घटनाएं हुई हैं, जिसमें स्टीफन कोर्ट फायर भी शामिल है, जो मार्च 2010 में हुआ था। दोस्तों, कोलकाता इंडिया के सबसे ओल्ड सिटीज़ में से एक है, जहां कई पुराने और डायलेपिटेड बिल्डिंग्स हैं जो कि आग के प्रति अत्यंत सेंसिटिव हैं। और इसी के साथ शहर की कई खासियतों में से एक है शहरी पड़ोस की एक्सट्रीमली नैरो रोड्स। दोस्तों, ये नैरो रोड्स आग बुझाने के लिए एक बड़ी बाधा साबित होती हैं। जब आग लगती है तो फायर सर्विसेज के लिए इन नैरो रोड्स में पहुंचना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे AMRI फायर ऑफ दिस हॉस्पिटल के डीप डिटेल केस स्टडी के बारे में। दोस्तों, एडवांस्ड मेडिकेयर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे हम AMRI हॉस्पिटल के नाम से जानते हैं, एक प्राइवेट ओनरशिप वाला हॉस्पिटल है जिसे 1996 में इमामी ग्रुप और सराची ग्रुप की कंपनियों द्वारा वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की पार्टनरशिप में इस्टेब्लिश किया गया था। दोस्तों, AMRI हॉस्पिटल की ढाकुरिया ब्रांच साउथ कोलकाता के घनी डेंसिटी पॉपुलेटेड एरिया में लोकेटेड है। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि हॉस्पिटल की लोकेशन मैप में कहाँ पर है। दोस्तों, इस सेंसिटिविटी को और बढ़ाता है ये फैक्ट कि हॉस्पिटल तक पहुंचने के लिए केवल एक नैरो स्ट्रीट है। दोस्तों, ये स्ट्रीट किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में रिलीफ ऑपरेशंस में ऑब्स्टिकल उत्पन्न कर सकती है। तो दोस्तों, हमने देखा कि कैसे सिटीज़ में पॉपुलेशन डेंसिटी और नैरो रोड्स फायर के इवेंट्स को, या कह सकते हैं कि आग की घटनाओं को और भी खतरनाक बना देती हैं। कोलकाता इसका एक मेन एग्जाम्पल है। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद अब हम इस भयावह घटना पर चर्चा करेंगे, जो कि 9 दिसंबर 2011 को कोलकाता के ढाकुरिया लोकेटेड AMRI हॉस्पिटल में हुई थी। तो दोस्तों, 9 दिसंबर 2011 की अर्ली मॉर्निंग एडवांस्ड मेडिकल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट AMRI हॉस्पिटल ढाकुरिया में भीषण आग लग गई। माना जाता है कि सोर्स ऑफ फायर हॉस्पिटल के तहखाने में लगभग 2:30 बजे सुबह हुआ, जहां एक फार्मेसी और एक गोदाम स्थित थे। लोकल रेसिडेंट्स ने सुबह करीब 3:30 बजे आग देखी और 4:10 पर फायर कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म किया। बताया गया कि तहखाने में हाईली एक्सप्लोजिव मटेरियल रखे हुए थे, जैसे डीजल, मोटर ऑयल और लकड़ी का फर्नीचर, जिसने आग को तेजी से फैलने में मदद की। दोस्तों, इसी के साथ अस्पताल के सभी फ्लोर एसेंशियल फ्लेमेबल आइटम से भरे हुए थे। जैसे ही आग फैली, थिक स्मोक और टॉक्सिक सब्सटेंस बेसमेंट के ऊपर की ओर उठने लगे। स्थिति और भी बिगड़ गई जब एयर कंडीशनिंग डक्ट्स ने पॉइजनस स्मोक एब्जॉर्ब कर लिया, इसे पूरे हॉस्पिटल में फैला दिया, जिससे जो पेशेंट्स थे और वहाँ का जो स्टाफ था उनका दम घुटने लगा। इसके अलावा दोस्तों, विंडोज़ की सभी आउटडोर डेकोरेशंस कांच की थी, जिससे स्मोक कमरों में ट्रैप हो गया। जल्द ही 7 मंजिला बिल्डिंग पॉइजनस फ्यूम्स से भर गई, जिससे
पेशेंट्स और स्टाफ्स की दम घोंटकर और जलकर मृत्यु हो गई। अधिकांश मरीज या तो सो रहे थे या सेफ प्लेस पर जाने की स्थिति में नहीं थे। इस घटना में 90 लोगों की जान चली गई और कई लोग बुरी तरह घायल हो गए। दोस्तों, लोकल फायर प्रिवेंशन मेजर्स और स्मोक डिटेक्टर्स और लैक ऑफ फायर अलार्म जिन्हें इनएक्टिव रखा गया था, इन्हीं कारणों ने इस घटना की गंभीरता में योगदान दिया। दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी चली जाने से लिफ्टें भी नॉन ऑपरेशनल हो गई, कोई इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान या एग्जिट नहीं था और मरीजों को अंधेरे में बाहर निकलने के लिए स्ट्रगल करना पड़ा। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि आग किस प्रकार फैली और कैसे यह भयावह घटना में बदल गई। तो दोस्तों, यह था AMRI हॉस्पिटल फायर का इंसिडेंट और यूं कह सकते हैं कि एक डिजास्टर। दोस्तों, चलिए इसके बाद अब हम 9 दिसंबर 2011 को कोलकाता के ढाकुरिया लोकेटेड AMRI हॉस्पिटल में हुई इस डरावनी फायर के इवेंट के इफेक्ट्स और डिसएडवांटेजेस पर डिस्कस करते हैं। दोस्तों, इस घटना के समय हॉस्पिटल में लगभग 160 जो थे पेशेंट्स थे, जिनमें से 40 से 50 इंटेंसिव केयर में थे। चूंकि घटना सुबह के शुरुआती घंटों में हुई थी, तो अधिकांश पेशेंट्स जो थे वो सो रहे थे, मोशनलेस थे या लाइफ सपोर्ट पर थे। दोस्तों, इस भयानक आग में 93 मौतें हुई, जो कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ फायर ऑफिशियल्स के द्वारा बताया गया। दोस्तों, विक्टिम्स में बांग्लादेश, बिहार, त्रिपुरा और केरल के लोग जो थे वो शामिल थे। दोस्तों, केरल की 2 नर्सों ने बहादुरी दिखाते हुए महिला जनरल वार्ड में 9 में से 8 मरीजों को बचाया, हालांकि वे खुद धुएं और गर्मी से बेहाल हो गई थी। दोस्तों, सबसे बैडली इफेक्टेड चौथी और पांचवी मंजिलें थीं। चौथी मंजिल पर लोकेटेड ICU और NITU, जबकि पांचवी मंजिल पर ऑपरेशन थिएटर और इक्विपमेंट एंड इलेक्ट्रिकल रूम थे। दोस्तों, इसके अलावा तपन मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस घटना में हुए लॉस और वैल्यूएशन ऑफ डेथ बेस्ड ऑन वेल्थ पर नहीं किया जा सकता। इसके अलावा दोस्तों, डिपार्टेड के रिलेटिव्स ने रुपए के मुआवजे का दावा किया, जिसमें 26 करोड़ 53 लाख 72 हज़ार और टुवर्ड्स ट्रीटमेंट 2 करोड़ 72 लाख 4,475 का कंपनसेशन जो है वो मांगा गया। दोस्तों, इस घटना ने न केवल जान माल का नुकसान किया, बल्कि कई परिवारों को असहनीय पीड़ा भी दी। दोस्तों, हमें यह समझना होगा कि ऐसी घटनाओं से सबक लेकर भविष्य में इन्हें रोकने के लिए उचित कदम जो है वो हमें उठाने चाहिए। तो चलिए आइए दोस्तों, इसके बाद अब हम 9 दिसंबर 2011 को कोलकाता के स्थित AMRI हॉस्पिटल में हुई इस डरावनी फायर इंसिडेंट या डिजास्टर के रिस्पांस एंड रिहेबिलिटेशन पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, NDTV की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आग लगने की सूचना मिलने के कुछ ही मिनटों के भीतर फायर रिस्पांस टीम मौके पर पहुंच गई थी। लोकल रेसिडेंट्स को फायर रिस्पांस टीम के आने तक किसी भी रेस्क्यू ऑपरेशन से रोक दिया गया था, ताकि मोर कैजुअलिटी से बचा जा सके। दोस्तों, फायर टेंडर और फायर डिपार्टमेंट तुरंत अवेलेबल डिवाइसेस के साथ मौके पर दौड़ पड़े। अनफॉर्चुनेटली, बिल्डिंग के पास पहुंचकर रूट को DG सेट और गैस बैंक द्वारा पार्शियल फॉर्म से ब्लॉक कर दिया गया था, जिससे इमरजेंसी व्हीकल सकरे रास्ते से नहीं निकल सके। इसके अलावा दोस्तों, लगभग 25 फायर इंजन और हाइड्रोलिक स्टेयर्स का यूज रेस्क्यू और फायर एक्सटिंग्विशिंग प्रोसेस में किया गया, जिसमें लगभग 5 घंटे लगे। चूंकि खिड़कियां नहीं थीं, फायर फाइटर्स ने स्मोक को बाहर निकालने के लिए पक्की कांच की वॉल्स को तोड़ दिया। इस प्रोसेस में 4 घंटे लगे। इसके अलावा दोस्तों, सुबह लगभग 11 बजे बेसमेंट में लोकेटेड बायोमेडिकल डिपार्टमेंट में रेडियो एक्टिव मटेरियल के पोटेंशियल लीकेज के बारे में अलार्म बजा। दोस्तों, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स NDRF और उनकी एंटी रेडिएशन टीम ने एरिया की जांच की और कोई लीकेज नहीं पाया। दोस्तों, इसके अलावा यह कंक्लूजन एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड और अदर साइंटिस्ट द्वारा भी पुष्टि की गई। इसके साथ ही दोस्तों, बचे हुए मरीजों को 5 हेल्थ एवं फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के हॉस्पिटल्स में ट्रांसफर किया गया। इसके अलावा दोस्तों, पुलिस कंट्रोल रूम ने 89 लोगों की मौत की पुष्टि की और उसी दिन रात 8 बजे तक 57 लोगों के घायल होने की इंफॉर्मेशन मिली। इसके अलावा दोस्तों, आधी रात तक मरने वालों की संख्या 90 के पार हो गई थी। दोस्तों, सरकार ने मृतकों के परिवार को 2 लाख रुपए की एक्स ग्रेटिया पेमेंट और उनके मामलों में एम्प्लॉयमेंट का प्रोविजन करने की अनाउंसमेंट की। जहां दोस्तों, कमाने वाले सदस्य की मृत्यु हुई थी, वहीं इसी के साथ दोस्तों, अंतिम संस्कार खर्च के लिए 10,000 रुपए का भी ऐलान किया गया। इसके अलावा ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड से मृतक के परिवार को 2 लाख रुपए और सीवियरली इंजर्ड प्रत्येक व्यक्ति को 1 लाख रुपए देने की अनाउंसमेंट की। इसके अलावा दोस्तों, 12 दिसंबर को वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने मृत व्यक्तियों के परिवार से एक इच्छुक सदस्य को ग्रुप C
और ग्रुप डी वैकेंसीज के अगेंस्ट नौकरी देने का निर्णय लिया। तो दोस्तों यह थी AMRI हॉस्पिटल की फायर रिस्पॉन्स एंड रिहेबिलिटेशन का एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों चलिए इसके बाद अब हम जो है वो 9 दिसंबर 2011 को कोलकाता ढाकुरिया लोकेटेड AMRI हॉस्पिटल में हुई इस डरावने फायर इंसिडेंट की करंट सिचुएशन और आफ्टर द इंसिडेंट की सिचुएशन पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आग लगने की घटना के तुरंत बाद हॉस्पिटल के को फाउंडर SK टोडी और RS गोयनका सहित 6 बोर्ड मेंबर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। अस्पताल का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया और स्टेट गवर्नमेंट ने 15 दिसंबर 2011 को रिटायर्ड हाई कोर्ट जज के जज श्री तपन मुखर्जी की चेयरमैनशिप में इन्वेस्टिगेशन का आदेश दिया। इसी के साथ दोस्तों हॉस्पिटल ने 2 साल बाद अपना ऑपरेशन जो है वो फिर से शुरू किया, जब इसे नवंबर 2013 में अप्रूवल मिली। इसी के साथ दोस्तों यह एक इम्पोर्टेंट स्टेप था, क्योंकि हॉस्पिटल को फिर से खोलने के लिए कई फायर एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को पूरा करना पड़ा। कमीशन रिपोर्ट मई 2017 में स्टेट गवर्नमेंट को भेजी गई और जुलाई 2018 को स्टेट असेंबली में बोर्ड पर रखी गई। दोस्तों कुल 16 लोगों को आरोपी बनाया गया था और उनके खिलाफ कल्पेबल होमिसाइड IPC धारा 304 और कल्पेबल होमिसाइड करने का प्रयास धारा 308 का आरोप लगाया गया था। दोस्तों इसी के साथ इन आरोपों ने दिखाया कि इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों को कोर्ट ऑफ जस्टिस में लाने का प्रयास किया गया है। यह एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है जिससे फ्यूचर में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स और सुपरविजन की जा सके। तो दोस्तों यह थी AMRI हॉस्पिटल की करंट सिचुएशन आफ्टर द फायर इंसिडेंट और उसका जो है वो एक्सप्लेनेशन। तो चलिए आइए दोस्तों इसके बाद अब हम 9 दिसंबर 2011 को कोलकाता के ढाकुरिया स्थित AMRI हॉस्पिटल में हुई भयावह फायर इंसिडेंट के बारे में व्हाट वी लेसन्स लर्न फ्रॉम द इंसिडेंट पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों AMRI हॉस्पिटल में आग एक विनाशकारी घटना थी जिसने देश भर के वेरियस अथॉरिटीज़ की आंखें खोल दी। यह हादसा आसानी से टाला जा सकता था यदि फॉलोइंग पॉइंट्स को पहले ही अटेंशन में रखा गया होता, जिसमें सबसे पहले नॉन कन्फर्मिंग टू सेफ्टी नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस। तो दोस्तों 2011 में AMRI हॉस्पिटल में लगी आग 3 साल में हॉस्पिटल में दूसरी बार थी। इस फैक्ट से साफ पता चलता है कि हॉस्पिटल के ऑफिसर फायर एंड सेफ्टी एस्पेक्ट्स को लेकर एफर्टलेस थे। इसके अलावा दोस्तों वायलेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। दोस्तों हॉस्पिटल के ऊपरी बेसमेंट का कंस्ट्रक्शन केवल कार पार्किंग के पर्पज से किया गया था। इसके बजाय इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से कंबस्टिबल मटेरियल्स के डंपिंग एरिया के रूप में किया गया। यह चेंज बिना किसी रिलेवेंट डिपार्टमेंट से परमिशन लिए किया गया था। इसके अलावा दोस्तों हॉस्पिटल ने बेसमेंट के यूज़ के कनेक्शन में मिली वार्निंग्स को इग्नोर कर दिया था। हॉस्पिटल 5 दिसंबर 2011 की दी गई टाइम लिमिट तक नॉर्म्स का कंप्लायंस करने में भी फेल रहा। इसके अलावा दोस्तों इन्फोर्समेंट ऑफ लॉज एंड नॉर्म्स। दोस्तों फायर फाइटिंग और इमरजेंसी डिपार्टमेंट पश्चिम बंगाल सरकार की जानकारी के बावजूद भी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की कमी के बावजूद उसे रिन्यूएबल नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि NOC देने से नहीं रोका गया। इसके अलावा दोस्तों लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस। दोस्तों स्प्रिंकलर काम नहीं कर रहे थे और हॉस्पिटल के कामकाज से बचने के लिए फायर अलार्म जो थे वो बंद कर दिए गए थे। एयर कंडीशनर्स के डैम्पर्स ने काम नहीं किया और फायर को एक्सटिंग्विश की कोई अरेंजमेंट चालू जो है वो नहीं की गई थी। इसके अलावा दोस्तों स्ट्रक्चरल एंड प्लानिंग इरेगुलरिटीज। तो दोस्तों नेक्स्ट टू हॉस्पिटल में लोकेटेड था। शहर के साउथर्न पार्ट्स को कनेक्ट करने वाली मेन रोड पर एक बिजी फ्लाईओवर के नीचे, जिससे हॉस्पिटल तक पहुंचना लिमिटेड हो गया। घटना के बाद इसने फायर सर्विसेज को पहुंचने में भी ऑब्स्टिकल के फॉर्म में काम किया। इसके साथ ही दोस्तों हॉस्पिटल सेंट्रल फॉर्म से एयर कंडीशनड था और इसकी सामने की दीवारें कांच की थीं, जिनमें कोई खिड़कियां नहीं थीं। कोई इमरजेंसी एग्जिट उपलब्ध नहीं था। मैकेनिकल वेंटिलेशन का भी अब्सेंस था, जो स्मोक के डिस्पोजल के लिए एक क्रिटिकल कंपोनेंट है। फायर रेटेड डोर्स भी जो थे वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं थे। तो दोस्तों ये थे AMRI हॉस्पिटल की आग से सीखे गए सबक, और हम कह सकते हैं कि लेसन्स लर्न फ्रॉम दी AMRI हॉस्पिटल फायर इंसिडेंट। तो चलिए दोस्तों इसके बाद अब हम लोग AMRI हॉस्पिटल में हुए इस डरावने फायर इंसिडेंट के बाद हुई पॉलिसी चेंजेस और उनके इफेक्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, यानी कि इम्प्लीकेशन ऑन पॉलिसी एंड प्रैक्टिस के बारे में। तो दोस्तों AMRI हॉस्पिटल में आग की इस घटना ने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को मौजूदा सुधार करने के लिए इंस्पायर किया। इसके बाद 2010 का वेस्ट बंगाल एक्ट
XXVI वेस्ट बंगाल क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट रूल्स 2012 का ड्राफ्ट तैयार किया गया। दोस्तों, घटना के बाद फायर ऑफिसर्स ने देश भर के कई हॉस्पिटल्स में ऑडिट किए। इन ऑडिट में पाया गया कि दिल्ली और मुंबई के 50% से अधिक हॉस्पिटल्स में फायर प्रिवेंशन के मेजर्स का अब्सेंस है। यह स्थिति टॉल बिल्डिंग्स के कनेक्शन में भी देखी गई। इसी के साथ दोस्तों, जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया, अधिकांश बिल्डिंग्स फायर प्रिवेंशन के मेजर्स का कंप्लाइंस नहीं करती हैं, जो भारत की नेशनल बिल्डिंग कोड के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट हैं। चूंकि इन वायलेशंस पर कोई बड़ी सज़ा नहीं है, इसलिए मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स कंसर्न अथॉरिटीज से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि एनओसी प्राप्त करने की भी परवाह नहीं करती। तो दोस्तों, एएमआरआई हॉस्पिटल की फायर इंसिडेंट ने न केवल चेंज इन पॉलिसीज लाए, बल्कि हमारे व्यवहार को भी प्रभावित किया। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण विषय पर, यानी कि वेस्ट बंगाल म्युनिसिपल बिल्डिंग रूल्स 2007 के अंडर सेक्शन 12(6)(b) के बारे में। ये रेगुलेशंस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और सेफ्टी के लिए एक्सट्रीमली नेसेसरी हैं, स्पेसिफिकली जब बिल्डिंग्स की हाइट 14.5 मीटर से अधिक हो। इसके अलावा दोस्तों, इसमें हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले डिस्क्रिप्शन ऑफ द रूल सेट। तो दोस्तों, अंडर सेक्शन 12(6)(b) जो भी बिल्डिंग 14.5 मीटर से अधिक हाइट की हो, उसकी बिल्डिंग प्लान में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का मेंशन होना चाहिए। चलिए जानते हैं ये पॉइंट्स क्या हैं। सबसे पहले दोस्तों, सेफ्टी एंड ह्यूमन हेल्थ, यानी कि दोस्तों फर्स्ट पॉइंट है सेफ्टी, ह्यूमन हेल्थ और फायर प्रोटेक्शन के लिए स्पेशल रिक्वायरमेंट। इनकी प्लानिंग इंडिया के नेशनल बिल्डिंग कोड एंड वेस्ट बंगाल में डिटरमाइंड फायर सर्विस एक्ट 1950 के बेस पर बनानी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, पार्किंग एंड स्टेयर डिटेल्स। इसके बाद आता है पार्किंग लेआउट प्लान, जिसमें पार्किंग स्पेस, ड्राइवर वे, एंट्रेंस और डिस्क्रिप्शन ऑफ एग्जॉस्ट सिस्टम जो है वो होना चाहिए। इसके साथ ही विड्थ ऑफ मेन एंड अल्टरनेट स्टेयर पैसेज और एयर लॉबी का प्रोस्पेक्टिव भी शामिल होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, लोकेशन ऑफ लिफ्ट एंड फायर लिफ्ट। दोस्तों, लोकेशन ऑफ लिफ्ट एंड फायर लिफ्ट का एक्सप्लेनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यह इंश्योर करना चाहिए कि लिफ्ट इंक्लोजर्स और फायर लिफ्ट की प्लान जो है वो अच्छी तरह से तैयार हो। इसके बाद दोस्तों, डिटेल्स ऑफ इमरजेंसी सर्विसेज, यानी कि नो स्मोकिंग लॉबी, प्रोविजन ऑफ रैंप, स्मोक एग्जॉस्ट डिवाइस और फायर अलार्म नेटवर्क जैसी इमरजेंसी सर्विसेज का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ ही स्टिल वाटर स्टोरेज टैंक, फिक्स्ड फायर प्रोटेक्शन इंस्टॉलेशन और फर्स्ट एड इक्विपमेंट का लोकेशन और डिस्क्रिप्शन भी आवश्यक है। इसके अलावा दोस्तों, स्पेशल बिल्डिंग रिक्वायरमेंट्स, यानी कि दोस्तों इन रूल्स के अंडर रेसिडेंशियल, एजुकेशनल, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स के लिए ऑक्यूपेंसीज की विशेष आवश्यकता भी होती है, जिनका ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा दोस्तों, डिटेल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर सर्विसेज, यानी कि इलेक्ट्रिकल सप्लाई टू द बिल्डिंग, ट्रांसफार्मर, जनरेटर और एयर कंडीशनिंग प्लांट रूम का प्लेसमेंट भी सही तरीके से डिटरमाइंड होना चाहिए। इसके अलावा इंस्टॉलेशन ऑफ बॉयलर्स, रिजेक्ट क्यूट और डिसेबल पर्सन्स के लिए फीचर्स का भी ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ दोस्तों, रेफरेंस टू एएमआरआई फायर केस, यानी कि दोस्तों ईयर 2015 में एएमआरआई फायर जैसी घटनाओं से हमने सीखा कि एक्सेस एंड एग्जिट को आसान बनाना कितना इंपॉर्टेंट है। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए हमें इन नियमों का पालन करना अनिवार्य है। इसके साथ दोस्तों, ये थे वेस्ट बंगाल म्युनिसिपल बिल्डिंग रूल्स 2007 के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, जिनका पालन करके हम अपनी बिल्डिंग्स को और सेफ बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद हम अब एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हर एक के लिए महत्वपूर्ण है, रिस्क ऑफ फायर। तो दोस्तों, इंडिया में 2015 में रिस्क ऑफ फायर 3 स्थान ऊपर उठकर 5वें स्थान पर आ गया था। आज हम जानेंगे कि यह क्यों हुआ और इस समस्या से निपटने के लिए हमें किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले इंक्रीज्ड फायर रिस्क। दोस्तों, 2015 के दौरान रिस्क ऑफ फायर तेजी से बढ़ा, खासकर हॉस्पिटल्स जैसे इंपॉर्टेंट इस्टेब्लिशमेंट्स में, जिनका उद्देश्य सिक और इंजर्ड पीपल की सेवा करना है। वहीं स्थान अधिक रिस्क में आ गए। इसके अलावा दोस्तों, इसका सबसे बड़ा रीज़न है इग्नोरेंस ऑफ पीपल और नेग्लिजेंस ऑफ ऑफिशियल्स टुवर्ड सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स। वहीं दोस्तों, लैक ऑफ अवेयरनेस, यानी कि सबसे पहले हमें लोगों और ऑफिशियल्स के बीच अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है। कई बार लोग रिस्क फैक्टर्स और उनसे निपटने के मेजर्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं रखते। यह इग्नोरेंस हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। इसके साथ ही दोस्तों, इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी लॉस, यानी कि यह सेकंड इंपॉर्टेंट इशू है फायर एंड सेफ्टी लॉस का इन्फोर्समेंट।
हमारे पास कई अच्छे लॉज हैं, लेकिन उनका सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है। जब तक लॉज का सख्ती से पालन नहीं होगा, तब तक हम सेफ नहीं हो सकते। उसके बाद रेगुलर चेकिंग ऑफ सेफ्टी इक्विपमेंट। दोस्तों, फायर एंड सेफ्टी डिवाइसेस की रूटीन चेकअप भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, चाहे वह फायर एक्सटिंग्विशर हो या फायर अलार्म। उनकी रूटीन चेकअप और मेंटेनेंस इंश्योर करना चाहिए, ताकि इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी में वे ठीक से काम कर सकें। फिर उसके बाद टाउन प्लानिंग और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, यानी कि दोस्तों, टाउन प्लानिंग और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का भी एक इस समस्या में बड़ा योगदान है। हॉस्पिटल्स और अन्य क्रिटिकल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स को 20 मीटर तक की पहुंच और पेरिफेरियल रोड्स द्वारा सेवा मिलनी चाहिए, ताकि फायर टेंडर जैसे हैवी व्हीकल्स भी आसानी से वहां पहुंच सकें। उसके बाद दोस्तों, मॉडर्नाइजेशन ऑफ फायर डिपार्टमेंट्स, यानी कि आखिर में फायर डिपार्टमेंट्स का मॉडर्नाइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यू इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी और ट्रेंड फायर फाइटर्स ही इस बढ़ते रिस्क को निपटने में मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ मेजर इश्यूज जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए, ताकि हम रिस्क ऑफ फायर को कम कर सकें और अपने शहरों को सुरक्षित बना सकें। अवेयरनेस, अधेरेंस टू लॉज, चेकिंग ऑफ सेफ्टी इक्विपमेंट और मॉडर्नाइजेशन ऑफ फायर डिपार्टमेंट्स ही हमारी फायर एंड सेफ्टी की हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल को सेफ्टी टॉक्स विद गौरव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुरक्षित रहें, जागरूक रहें। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने से आप फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग से रिलेटेड अपने नॉलेज को जो है वो गेन कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही होगी।